तो पहला अध्याय है सह अस्तित्व। हालांकि सह अस्तित्व अध्याय रखने से पूर्व बाबा जी कृतज्ञता को इस पुस्तक में व्यक्त कर चुके हैं। इसके पूर्व जो गया वो कृतज्ञता है। तो उसमें लिखा है, मैं उन सभी सुपथ प्रदर्शकों के प्रति मैं कृतज्ञ हूं जिनसे आज भी यथार्थता के स्रोत जीवित हैं। कृतज्ञता जागृति और प्रगति के लिए मौलिक मूल्य है। तो ये कृतज्ञता बाबा जी पहले व्यक्त कर चुके हैं। तो सीधे सह अस्तित्व से कैसे शुरू किया, तब ये ध्यान जाता है चूंकि अनुसंधान है। बाबा जी की जीवनी में उन्होंने उल्लेख किया है कि 4 प्रश्न उनके बने थे और उन प्रश्नों का जो एक मुख्य प्रश्न था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उस प्रश्न के उत्तर के लिए उन्होंने तत्कालीन विद्वानों से संपर्क किया और उनमें से कुछ विद्वानों ने उनको समाधि के लिए प्रेरित किया कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो समाधि में मिलेंगे। तो ऐसा समाधि की ओर जो संकेत हुआ तत्कालीन विद्वानों के द्वारा, जिसको उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकारा, और फिर उन्होंने पलट के ये नहीं पूछा कि आपको हुआ या नहीं हुआ है, गुरु आज्ञा को स्वीकारते हुए समाधि के रास्ते में आए। तो ये जो है ये सुपथ पथ प्रदर्शक, यानी जो जैसा उपलब्ध रहा उस समय उन्होंने गुरु को उस तरह से स्वीकारा और ये सुपथ को उन्होंने इंगित किया है। लेकिन जो हुआ घटना वो दूसरा हुआ। प्रश्नों के उत्तर उन्होंने समाधि में न मिलने का सत्यापन हमें दिया है। और जब लिखा है उन्होंने कि जब मैं वापस स्थिति में आया तब प्रश्न वही के वहीं दिखे, तो सत्यापन दिया कि भाई समाधि होता है ये सही है, परंतु समाधि में प्रश्नों के उत्तर मिलता है ये तो मुझे सत्यापित नहीं हुआ। तब उन्होंने स्वयं स्फूर्त विधि से ही संयम का सूत्र बनाया और संयम एक प्रक्रिया अपनाया और उस संयम में उनको अस्तित्व जैसा है वैसा प्रकट हुआ और धीरे धीरे उनको ध्यान आया कि यह तो एक अनुसंधान है जो प्रश्नों के उत्तर भी दे रहा है, परंतु यह परंपरा से ये भिन्न उत्तर हमको मिले हैं, इसलिए उन्होंने उसको अनुसंधान नाम दिया। इसलिए अध्याय 1 का जो प्रारंभ है वह सह अस्तित्व यानी अनुसंधान को संकेत है, अनुसंधान को स्पष्ट किया है, इसलिए अध्याय 1 का नाम दिया सह अस्तित्व। तो इस अध्याय में जैसा अस्तित्व अनुभूति में आया वैसी समस्त अनुभूतियां हमें व्यक्त किया है और इन अनुभूतियों को मानवीयता पूर्ण व्यवहार से जोड़ के बताया है। तो इस प्रकार जो मुख्य प्रश्न रहे अंतर संबंध के, जिसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, यदि मैं क्रियाओं के आधार पर आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूं, देखिए क्या इस तरह से ध्यान जाता है कि बोध होना यानी मैं हूं ये बोध तो होना, शरीर से भिन्न वस्तु हूं ये बोध होना, यानी बुद्धि को आत्मा होने का बोध होना, परंतु आत्मा और व्यापक का संबंध क्या है, यह इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो ऐसा जिज्ञासा होकर बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा और आत्मा का प्रत्यावर्तन व्यापक वस्तु में होना, यह जो होना हुआ वही अनुभव है। तो इस प्रकार से सत्य में अनुभव या जिसे हम कहते हैं अंतिम सत्य क्या है, ये इन अनुभूतियों में हमें स्पष्ट हुआ है। तब इसमें कहा है, मैं एक हाईलाइट कर सकता हूं,
ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है। क्रियाहीनता की स्थिति की शून्य संज्ञा है ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत है। अतः ज्ञान और व्यापक सत्ता दोनों एक ही सिद्ध होते हैं तथा इसमें अवस्थित होने से ही क्रिया के लिए प्रेरणा प्राप्त है। ज्ञान से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान क्या है यह स्पष्ट हुआ, पता लग गया। तो ये जो पता लग गया यही अनुभूतियों को सह अस्तित्व ऐसा अध्याय का नामकरण देते हुए, तो सह अस्तित्व में हमें जो मूल अनुभूतियां हैं उन अनुभूतियों का वर्णन मिलेगा। अब इन अनुभूतियों को जब वो व्यवहार रूप में देखते हैं तब उन्होंने वापस एक बार कृतज्ञता व्यक्त किया है। तब वापस लिखा है कि उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूं जिनसे यथार्थता के स्रोत आदि भी जीवित हैं। तो कैसे सह अस्तित्व अनुभूति से कृतज्ञता, ये बड़ा मौलिक अंतर संबंध है। कल जैसे हमने बात किया था कि ज्ञान होना और इस ज्ञान का जो संकल्प है वह संकल्प का जो दिशा है वह दिशा सामाजिकता है। तो मानव को समर्पित होने के अर्थ में कृतज्ञता इसमें व्यक्त है। मानव समाज के लिए, मानव के लिए यह ज्ञान खुला होना, और ऐसा ज्ञान खुला होते समय जो मानसिकता काम करता है वो मानसिकता कृतज्ञता से ओतप्रोत है। कितना सुखद सुंदर स्थिति है, हम कल्पना कर सकते हैं। अभी भ्रमित स्थिति में छोटा मोटा समझ में आता है तो हमारा क्या स्थिति बनता है, और जागृत स्थिति में सह अस्तित्व स्पष्ट होने से हमारे में क्या स्थिति का लक्षण हम अपने में पहचान सकते हैं। तो उन लक्षणों में जो प्रधान और मौलिक लक्षण है वह है कृतज्ञता। तभी लिखा कृतज्ञता से गौरव, गौरव से सरलता, ये सारे मुद्दे अब अपने को स्पष्ट होते हैं। इसका मतलब है कि मानवीय व्यवहार में कृतज्ञता और उस कृतज्ञता के मूल में ज्ञान, आचरण, स्पष्टता, इसका अंतर संबंध हमें इस तरह से स्पष्ट होता है। तो इस तरह से सह अस्तित्व में कृतज्ञता, अब ऐसी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अब एक एक मुद्दा स्पष्ट मानो बाबा जी ने हमें किया है। तो पहले स्पष्ट किया है सृष्टि दर्शन, सृष्टि कैसा दिखता है। जहां से वो प्रश्न शुरू हुए थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो इसको ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, ये उत्तर आया। अब ये शाश्वत जगत का जो क्रियाकलाप है इसको सहवास, सृष्टि का मूल कारण सहवास है। परंपरा में हम एकांतवाद या एकांतवास, अब यहां सृष्टि का मूल कारण ही सहवास दिया है। अब ऐसे सृष्टि में जो जो मौलिक घटनाक्रम है या जो मौलिक नियम है जो घटनाओं से हमें स्पष्ट होता है, ऐसी कुछ मौलिक घटनाएं दिया है जिसको श्रम गति परिणाम सिद्धांत से जोड़ के बताया है। जैसे पदार्थ अवस्था धन श्रम बराबर प्राणावस्था, प्राणावस्था धन श्रम बराबर जीवावस्था। इस प्रकार से श्रम गति सिद्धांत से यह सृष्टि नित्य वर्तमान होना, इस प्रकार से सृष्टि में अनेक जो अद्भुत अद्भुत घटनाक्रम है जिसमें किरण, विकिरण, मणि, धातु, पदार्थ अवस्था। अब इसमें एक ध्यानाकर्षण है, भाई ये जो सारी मणियां हैं इन मणियों का क्या अस्तित्व में रोल है। तो पता लगता है कि धरती की उर्वरकता के लिए ये जो मणियां हैं, इन मणियों का जो मणियों में जो विकिरणीयता है, इन विकिरणीयताओं का प्रावधान या प्रयोजन है। इस प्रकार से प्राण कोशा और फिर गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण होना,
परमाणु का स्वरूप, उसमें जो परिवेशीय स्थिति गति है, मध्यांश की स्थिति, मध्यांश का अवधारणा आना, परिवेश का अवधारणा आना, गतियों का अवधारणा आना, उसमें जो कंपनात्मक गति है ये हमें स्पष्ट होना, इस तरह से ध्वनि, ताप, विद्युत ये हमें स्पष्ट होना, मानव में इच्छा, विचार, आशा ये स्पष्ट होना, अणुबंधन स्पष्ट होना, अणुबंधन से मुक्त, भार बंधन से युक्त ये स्पष्ट होना। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का ताना बाना इस धरती को रेफरेंस में लेते हुए स्पष्ट किया है। तो एक अवधारणा आता है कि इस धरती को विकसित धरती क्यों कहा, और ऐसी विकसित धरती के हम मानव सौभाग्यशाली हैं ऐसा क्यों कहा। इस धरती पर ह्रास विकास हमें कैसे समझ में आता है, संक्रमण कैसे समझ में आता है, चक्र कैसे समझ में आता है। तो इस तरह से पूरा सृष्टि का एक लयबद्धता, इस सृष्टि की एक व्यवस्था, उसको बाबा जी ने हमें चित्रित करने का इसमें एक अद्भुत प्रस्तुति हम सबके सामने आ रही है। तो जैसे जैसे हम सृष्टि दर्शन में हमारा दृष्टि विकसित होता है, वैसे वैसे आपको याद होगा परिचय शिविर में एक बड़ा मार्मिक मान्यताओं पर हम लोग अक्सर काम करते हैं कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहां पर स्पष्ट होता है कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, मेरे से पहले सृष्टि है, फलस्वरूप इस सृष्टि के जो नियम है, इस सृष्टि में जो नियंत्रण है, इस सृष्टि में जो संतुलन है, उस अनुरूप मेरी दृष्टि होना, जैसे 4 दिन पहले 2 दिन पहले बात हुई थी, ये मेरी बाध्यता है आज, धीरे धीरे आवश्यकता, और ऐसा होना मेरी अनिवार्यता है। इस प्रकार से सृष्टि का दर्शन होते ही सृष्टि के नियम के अनुसार मानव का होना हुआ है, तो सबका आचरण है तो साहब मेरा भी कोई आचरण होगा। इस प्रकार से एक जिज्ञासा सृष्टि दर्शन के अंत में मेरे में आती है, फिर इस सृष्टि में मानव का प्रयोजन क्या है। इस प्रकार से मानव सहज प्रयोजन पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो जिज्ञासा हुई इसमें मानव सहज प्रयोजन क्या है। तो मानव सहज प्रयोजन विस्तार से बाबा जी ने हमें स्पष्ट किया है। तो मानव सहज प्रयोजन में सामाजिकता प्रमुख मुद्दा समझ में आता है कि हमारा जो प्रयोजन है वो सामाजिकता से समझ में आता है। उसमें दिया है मानव संगठन कैसे होता है, मानव के संगठन भी हमें इस वर्तमान के समाज में दिखता है। और जैसे हमने लेखकीय में देखा कि जो संगठन है वो भय मुक्ति के लिए है, लेकिन भय मुक्ति के लिए संगठित हुआ मानव आपस में वर्ग संघर्ष करता हुआ समझ में आता है, युद्ध करता हुआ समझ में आता है। तो भय मुक्ति के लिए हुआ और अमानवीयता का प्रकटन होते हुए हम वापस भय में ही पहुंच रहे हैं। तब यह आया कि इस संगठन में कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता, इस प्रकार से मानव प्रयोजन का उन्होंने प्रारंभ किया है स्पष्ट करने का। और धीरे धीरे सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हम उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता, इस प्रकार से देते हुए भ्रमित स्थिति और जागरूक स्थिति, यानी सृष्टि सह अस्तित्व स्पष्ट होना, कृतज्ञता मूल्य उसमें भर जाना, उस कृतज्ञता मूल्य के आधार पर हम संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का विश्लेषण हो पाना, और यही विश्लेषण मानव सहज प्रयोजन में हमें स्पष्ट होता है। तो इन स्पष्टताओं के साथ अब हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि भ्रमित मानसिकता की क्या स्थिति है, जागरूक मानसिकता की क्या स्थिति है, और जागृतिशील मानसिकता की क्या स्थिति है। इस प्रकार मानव का प्रयोजन हमें मिलता है। तो जैसे एक छोटा सा तर्क मैंने प्रस्तुत किया था, ये इसी अनुभूति के आधार पर है कि जहां तक मेरा ध्यान गया कि एक लंबा समय मुझको तो लगा या लग रहा है कि जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना। सामान्यतः प्रभाव में काम किया जाता है। जैसे जीवन विद्या शिविर सुनते हैं तो कुछ प्रभाव काम करता है।
आप सबको यही आया होगा, मुझे भी आता है। कुछ समय के बाद ये प्रभाव जैसे मानो नहीं है, ऐसा समझ में आता है। तो उन प्रभावों के साथ होने का एक छोटा अभ्यास बनता है, और इन प्रभावों में जो हमारे में होना है वो होता नहीं। क्या होना है? उद्देश्यों की स्पष्टता होना है। इस सृष्टि में लक्ष्य क्या है, यह स्पष्ट होना है। सृष्टि दर्शन का मतलब सृष्टि में लक्ष्य क्या इंगित हो रहा है, इस लक्ष्य को समझने के लिए प्रयोजन क्या है, ऐसा भाषा दिया है। तो प्रयोजन समझने का अर्थ है, प्रयोजन की प्रक्रिया है, निश्चित प्रक्रिया है, निश्चित पद्धति है, निश्चित प्रणाली है। सृष्टि दर्शन से प्रणाली समझ में आता है, और मानव के साथ अध्ययन से हमको पद्धति समझ में आती है। तो जैसा सृष्टि का ताना बाना है, जैसी एक प्रणाली है, उस प्रणाली में जिसको दार्शनिक भाषा में नियति क्रम कहते हैं, जागृति क्रम जागृति, यह नियति क्रम है। इस क्रम में हम अपने को बद्ध करने के लिए हमें प्रयोजन सूत्रों की आवश्यकता होती है। यही जागृत मानव का हमारे लिए उपकार है। तो मानव सहज प्रयोजन इस अध्याय में हमें पहचानना है कि मानव संगठन की प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली क्या है। क्योंकि मानव अकेला तो रह नहीं सकता, अकेले में कोई कार्यक्रम भी नहीं है। इस प्रकार से समझ में आता है कि कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और इन दोनों को निर्वाह करने के लिए कार्यक्रम साम्यता की भी आवश्यकता है। तो जब मानव सहज प्रयोजन अध्याय को पढ़ते हैं और अपनी हम समीक्षा करते हैं तो समझ में आता है हम लोगों का कार्यक्रम ही नहीं है, कोई कार्यक्रमों की कोई श्रृंखला नहीं है, कोई कार्यक्रमों का अंतर संबंध नहीं है। एक परिवार में हम देखते हैं छत के नीचे रहते हैं, जीते नहीं है। ऐसा क्यों कहा? जीने के लिए कार्यक्रम, जीने के लिए लक्ष्य, जीने का प्रयोजन, इनकी अस्पष्टता है। और अपने अपने कार्यक्रम, स्वाभाविक है, जब अपना अपना कार्यक्रम है तो कैसा किसी के साथ अंतर संबंध रहेगा। एक परिवार में 5-10 आदमी रहता है, हर एक का, आज का तो स्थिति ऐसा है, हर एक का कार्यक्रम अलग है। कार्यक्रम अलग होते ही अधिकार अलग हो जाते हैं। अधिकार अलग हो गया, फिर आगे का सीढ़ी ही अलग हो गया। तो मानव सहज प्रयोजन इस अध्याय से मानव जाति के लिए कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला है। उन छोटी छोटी श्रृंखलाओं को जोड़ते हुए एक स्थिर कार्यक्रम हमें समझ में आना, और ऐसे स्थिर कार्यक्रम से लक्ष्य समझ में आना। तो मुझे यहां लक्ष्य के लिए कार्यक्रम है, कार्यक्रम लक्ष्य नहीं है, उतना ही सुन लिया। कार्यक्रम लक्ष्य नहीं है, उतना ही सुन लिया और कार्यक्रम छोड़ दिया। यह भी मैंने स्थिति देखा। तो इसकी जो हर कड़ी है मानव सहज प्रयोजन में, कार्यक्रम की कड़ी है, अधिकार की कड़ी है, कर्तव्य की कड़ी है, निष्ठा की कड़ी है। इन सारी कड़ियां मानो हमारी मानसिक स्थितियां हैं जो फल तक आती हैं। इस प्रकार से, इस विस्तार से ये मुझे लगा मानव के अध्ययन के लिए मानव सहज प्रयोजन मानो एक फंडामेंटल पार्ट है, जिसको हम लेसन्स कहते हैं अंग्रेजी में। जिनको अंग्रेजी का थोड़ा सा अभ्यास होगा, व्हाट इज द लेसन, हमारे लिए पाठ क्या है। अब यहाँ पाठ समझ में आता है, यानी कोई लर्निंग है, इसमें कोई समझ है, कोई सीख है प्रत्येक अनुभूति में। इस तरह से यदि हमारा ध्यान चला जाता है तो खुद ब खुद कार्यक्रमों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं बनती हैं, इन कार्यक्रमों के अंतर संबंध बनते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति गति के अनुसार कार्यक्रम बनेंगे। क्या ऐसे कार्यक्रम है इसमें? अवश्य है। हर मानव की, हर परिवार की जो सिंक्रोनाइज्ड जीवन विद्या की रोशनी में यदि वो चाहें कि हमारा परिवार सिंक्रोनाइज्ड हो, इसमें कोई तालमेल हो, तो जरूर कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से कार्यक्रमों के अंतर संबंध से जब हम उसको जोड़ते हैं तब हमें एक प्रयोजन सूत्र या प्रयोजन स्पष्ट होता है। और इस प्रयोजन को जब हम मन लगाते हैं, जो चित्त के स्तर
गया है, तब धीरे धीरे हमें लक्ष्य स्पष्ट होना, लक्ष्य का साक्षात्कार होना, लक्ष्य का बोध होना, यह समझ में आता है। और फलस्वरूप अनुभव होने पर जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की सफलता यह हम मूल्यांकित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से मानव सहज प्रयोजन में व्हाट इज द आउटकम, क्या मिलेगा हमें, तब हमें, मेरा ध्यान गया, हमें अपने कार्यक्रम मिल जाते हैं और उन कार्यक्रमों के अंतर संबंध मिलते हैं। तो ये जो कार्यक्रम में अलगाव है, अलग अलग कार्यक्रम समाप्त होकर स्थिर कार्यक्रम, कार्यक्रमों की साम्यताएं, इनको हम पहचान पाते हैं, फलस्वरूप लक्ष्य की साम्यताओं को पहचान पाते हैं और फलस्वरूप जो कारण साम्यता है, जिसका शोध होना है, वह उसमें होने में हमारा मानसिकता तैयार होता है। इस प्रकार से सृष्टि दर्शन के बाद मानव सहज प्रयोजन क्या, छोटा सा विश्लेषण अब स्पष्ट होता है जब समझ में आया निर्भ्रमता ही विश्राम। तो क्या क्या उसमें निर्भ्रमता होने की स्थिति है, उसका गहराई से विश्लेषण निर्भ्रमता ही विश्राम इस तरह से दिया। उसके बाद कर्म और फल, इसका अंतर संबंध दिया है, जो आदिकाल से एक संकट हम सबके सामने वैचारिक संकट है, कार्य कारण भाव। तो कार्य क्या है, कारण क्या है, कर्ता क्या है, फल क्या है, प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है, इस सब का उत्तर प्रत्येक कर्म का फल होता है। और उस फल की बाबा जी ने एक सुंदर व्याख्या हम सबको स्पष्ट किया है, जिससे कि निर्भ्रमता ही विश्राम। अब ऐसे विश्राम के लिए जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल क्या होता है, उसका एक विश्लेषण दिया है। उसके बाद दिया है मानवीय व्यवहार। अब कर्म फल स्पष्ट हो गया, तब मानवीय व्यवहार की धीरे धीरे देखेंगे। जैसे जैसे अध्याय बीतते जाते हैं, वैसे वैसे फोकस्ड बिंदु हमें मिलते हैं। अब मानवीय व्यवहार फोकस हो गया। मानवीय व्यवहार फोकस होते ही पद एवं पदातीत, तो ये भी एक आदिकाल से संकट है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, या मैं हूं, ब्रह्म कोई अलग वस्तु है। इस प्रकार से पद और पदातीत का स्पष्टता बाबा जी ने किया है। जब अपन इस अध्याय को पढ़ेंगे तो उसकी जो अनुभूतियां हैं, इन अनुभूतियों में अनेकों स्पष्टताएं अपने में आएंगी और समझ में आएगा मैं इकाई हूं, फलस्वरूप मैं पद हूं, फलस्वरूप इस पद के अर्थ में हूं, फलस्वरूप पदार्थ हूं। तो मानव पद के अर्थ में होना और पदातीत व्यापक वस्तु है। ऐसे पदातीत व्यापक वस्तु में मानव इकाई डूबी है, भीगी है, घिरी है। इस प्रकार से पद और पदातीत की स्पष्टता होना, यह स्पष्ट हो गया। इसके बाद दर्शन, दृश्य, दृष्टि। अब वापस 1 से 8 तक की जितने भी विश्लेषण आए, उसको बाबा जी ने दर्शन, दृश्य और दृष्टि के रूप में समराइज करके अपने को दिया है। फाइनली फिर समझ में आता है दर्शन क्या है, दृश्य क्या है और दृष्टि क्या है। तो इसमें लोक, आलोक इस तरह से दिया हुआ है। परंपरा के अनेक शब्द इसमें आएंगे, उन शब्दों के अर्थ क्या है, जैसे सालोक्य है, ये शब्द क्या है, सायुज्य क्या है। इस प्रकार से इष्ट क्या है, इष्ट को प्राप्त करने के लिए फिर हमारी पात्रता, योग्यता क्या है, इष्ट प्राप्ति के बाद की क्या स्थिति है। इस प्रकार से परंपरा में कुछ वर्णन आए, उन वर्णनों की सत्यता बाबा जी ने अर्थ और परिभाषा से हमें इंगित किया हुआ है। इस प्रकार से दर्शन, दृश्य, दृष्टि, इस अध्याय में मानो संपूर्ण शिक्षा का वर्णन इसमें आया है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब ध्यान चला जाएगा इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, काव्य शास्त्र, विनोद ये क्या है, इसकी स्पष्टता इस अध्याय में दिया हुआ है। फिर आगे 1 से 9 तक के आगे मानो जिज्ञासुओं का यहाँ पर एक प्रवेश समझ में आता है। तो ऐसा मानो जैसे हाँ बाबा जी ठीक है, दर्शन, दृश्य, दृष्टि हमने सुन लिया, हमें ठीक लगा, स्वीकार भी हो गया, लेकिन कुछ उपाय बताइए जिससे क्लेश मुक्ति होता है। तब क्लेश मुक्ति से
जिज्ञासु के लिए उपाय योजना शुरू होता है, इसलिए उस अध्याय का नाम दिया है क्लेश मुक्ति। तो 1 से 9 तक जैसा अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आया, उसका एक एक अध्याय से हमें स्पष्टीकरण है और क्लेश मुक्ति से हमारी प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। क्लेश मुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया, कैसे क्लेश होता है, फिर अब जब क्लेश मुक्ति के लिए मन बन गया तो फिर योग क्या है, अब कैसे जुड़ेंगे। तो योग की दिया, स्वयं में जिसकी कमी हो और सामने में जिसकी समृद्धि हो, ऐसे मिलन सानिध्य की योग संज्ञा है। तो योग का मतलब है संबंध होना, श्रेष्ठता के अर्थ में संबंध स्वीकारने से योग है। और यही योग आगे संयोग में बदलकर, और हमें जांचना है कि क्या ये योग संयोग सफल होकर हम जागरूक होते हैं। जागरूक हुए तो ये संयोग सफल हुआ, हम नियति क्रम अनुषंगी हो गए। और यदि हम जागृति के लिए व्यवधान आ रहा है, इसका मतलब योग संयोग में कहीं फॉल्ट है, उसको हमको पहचानना होगा। हो सकता है इसमें दिया भी है, मानव ही मानव के लिए जागृति के लिए सहायता है। देखिए भैया, मानव ही मानव के ह्रास एवं विकास के लिए प्रधानता सहायक है, और ये जो संयोग होगा वो मानव के साथ ही होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिलाते हैं, सत्प्रवृत्तियों के साथ रहना यह हमारी आवश्यकता है। सत्प्रवृत्तियों की पहचान करना आवश्यकता है। हम सब बचपन से शिक्षा विधा से गुजरे हैं, गलत आदतें कहां से आती हैं। इसलिए सत्प्रवृत्तियों के साथ इंटैक्ट रहना यह मेरा वैयक्तिक प्रयास है, क्योंकि हम मानवों का एक दूसरे के लिए प्रभाव होता ही है, प्रभावों से प्रभावित होना होता ही है। ये सारी प्रैक्टिकल मुद्दे अपन लोग चर्चा करेंगे, कैसे बच के रह सकते हैं इससे। सामाजिक प्रक्रियाओं से हटाना बनता नहीं, इसलिए एकांतवाद नहीं है यह सामाजिक प्रक्रिया है। और इन सामाजिक प्रक्रियाओं में जो होता है, जो आवेश होते हैं, परिवार क्या है, एक संयुक्त आचरण है। क्यों परिवार व्यवस्था का महत्व है, क्योंकि परिवार में आवेश पचते हैं, इसलिए परिवार व्यवस्था का महत्व है। हम आप सबको ये ध्यान गया होगा। ऐसा भी हो सकता है हम व्यक्त कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है आवेश है, हमको लग रहा है तो क्या है, ये तो ठीक है, हम ऐसे ही हैं। जब क्षतियां होती हैं संबंधी में तब पता लगता है कहीं गड़बड़ी हुआ। तो इस प्रकार से इन सभी योग प्रक्रियाओं में जो क्लेश है, इन सारी प्रक्रियाओं में मानव से क्या क्या अमानवीय प्रवृत्तियां आती हैं और उनको कैसे सुधार होना, कैसे इसमें काम करना, कैसे संभालना, कैसे संभालना, ये ध्यानाकर्षण इन प्रक्रियाओं में हमें देखने को मिलता है। तो 6:28 हुआ है। इस अनुक्रम में कुछ और मुद्दे शेष बचे हैं। यदि आपका इच्छा हो तो कल फिर आधे घंटे के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। जी भैया। बताइए साहब। तो अनुक्रमणिका इस तरह से है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत कठिन लगता था भैया ये मानव व्यवहार दर्शन का नाम सुनते ही, लेकिन अनुक्रमणिका पढ़ते ही लग रहा है जैसे सब जुड़ा हुआ है और सहजता से आगे गाड़ी बढ़ेगी। पहले जो पढ़ा था वो भी थोड़ा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ भैया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कल मिलते हैं। धीरज भैया हैं कि लेफ्ट हो गए? अब ये भी भाषा प्रयोग करना होगा ना। भैया 5 मिनट पहले निकले हैं। हाँ? 5 मिनट पहले, अभी तक बने हुए थे, 5 मिनट पहले धीरज भाई छोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है भैया। सभी को नमस्कार। जी नमस्ते भैया जी, प्रणाम। नमस्ते भैया, कल मिलते हैं। धन्यवाद भैया।